हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज हमारी मैराथन सीरीज़ की 7th सीरीज़ चल रही है, 7वीं। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। हु इज़ ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ रेनेसेंस? किसको ज़्यादातर फादर ऑफ रेनेसेंस माना जाता है? तो आपको मैं आंसर बता दूं, पेट्रार्क है। ये एक इटालियन स्कॉलर है और पोइट है 14th सेंचुरी के। इन्हें ज़्यादातर क्रेडिट यही दिया जाता है कि इन्हें फादर ऑफ रेनेसेंस कहा जाता है। किसकी वजह से कहा जाता है? क्योंकि ये इनके अंदर एक रोल रहा है जिनका इन्होंने इंटरेस्ट को पैदा किया है, रिवाइव किया है इंटरेस्ट को। साथ ही साथ किस फील्ड में? क्लासिकल लिटरेचर में और कल्चर में। तो ऑन दैट बेसिस इनको कहा जाता है, पेट्रार्कन को, जो कि एक इटालियन स्कॉलर हैं। इन्हें 14th सेंचुरी के ये पोइट है, इन्हीं को एज अ क्रेडिट दिया जाता है फादर ऑफ रेनेसेंस। अब जब फादर की ऑफ रेनेसेंस की बात हो गई है तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन के आ जाता है, हु इज़ कॉल्ड एज द चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस? तो अगर चाइल्ड पूछा जाए तो आप आंसर देंगे क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि एक यूनिवर्सिटी विट्स रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच सिटी इज़ कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसेंस? तो बर्थ प्लेस की अगर बात करें कि बर्थ प्लेस रेनेसेंस का कौन सा है, कहाँ इसका जन्म हुआ था, तो आपको पता है कि रेनेसेंस का सबसे पहले उत्पत्ति इटली में भी थी। तो फ्लोरेंस एक जगह है इटली में, इट इज़ इन इटली। तो यही आपका उत्तर बनेगा जिसे बर्थ प्लेस माना जाता है, क्योंकि जब रेनेसा हुआ था तो उसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमी बहुत अच्छी तगड़ी हो गई थी। तगड़ी इन द सेंस कि बहुत फ्लरिश हुई, उन्नति करी। जो पैट्रोनेज था आर्ट के प्रति, संरक्षण थी आर्ट्स के प्रति, कल्चर के प्रति, और बहुत से लोगों को ये भी देखा गया कि बहुत से लोगों का जो प्रेजेंस था वो इन्फ्लुएंस हुआ इन द मेडिसिन का मतलब होता है मेडिसिनल प्रैक्टिस में भी इनके लोगों का इन्फ्लुएंस हुआ था। तो रेनेसेंस का ये प्रभाव यहाँ देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स हैव अ लुक। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री मूवमेंट? तो जो मेटाफिजिकल जो पोइट्री का जो मूवमेंट है उसका फाउंडर किसे माना जाता है? वो माना जाता है जॉन डन को। किस वजह से माना जाता है? क्योंकि इनके अंदर एक इनोवेटिव यूज़ करने की एक टेक्निक थी जिसे कहते हैं कंसीट, CONCITS। कंसीट का मतलब होता है प्रेगमेटिज्म, हम जब पढ़ते हैं लिटरेरी टर्म है, प्राइड। और इनके अंदर एक कला भी थी कि ये एक्सप्लोर कर सकते थे, जटिल थीम्स को इन्होंने खोजा था। तो उसी वजह से इनको एक फाउंडर माना गया है मेटाफिजिकल पोइट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज नॉट टिपिकली क्लासिफाइड एज मेटाफिजिकल पोइट? कहने का मतलब है कि इनमें से, जस्ट अ मिनट, आई थिंक वी मिस्ड दिस, एक मिनट। हाँ ठीक है, ऊपर वो था ना मेटाफिजिकल पॉइंट किसको माना जाता है, और यहाँ पर वो कह रहा है कि टिपिकली किसको नहीं माना जाता है मेटाफिजिकल पॉइंट। तो आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर एक ऐसे हैं जिन्हें मेटाफिजिकल पॉइंट में नहीं इंक्लूड किया जाता। हर्बर्ट मार्वेल और क्रैशो, ये हम जानते हैं कि ये मेटाफिजिकल पॉइंट्स रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। Which period in English literature directly succeeded the Renaissance and it's characterized by a revival of classical themes and forms? तो ये कहते हैं कि जो इंग्लिश लिटरेचर का जो पीरियड था उसमें कौन सा ये जो पीरियड था ये डायरेक्टली रेनेसा, मतलब डायरेक्टली सक्सीड हुआ था रेनेसा में। तो अगर देखा जाए तो ये जो डायरेक्टली सक्सीड हुआ था रेनेसा में, तो इसका जो रिवाइवल था, मतलब जिसने न्यू क्लासिकल एज को भी जन्म दिया, एंड दैट वाज योर न्यू क्लासिकल एज। ये रेनेसा के बाद आया ये एज, और एक रिटर्न हुआ क्लासिकल आइडिया का, किसके फॉर्म में? लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Who is often considered as the leading figure of the neoclassical age in English literature? इंग्लिश लिटरेचर में न्यू क्लासिकल एज का फिगर किसको माना जाता है? तो अगर बात करें तो अलेक्जेंडर पोप को यहाँ पर न्यू क्लासिकल का
क्या माना जाता है, एक प्रथम व्यक्ति माना जाता है, मतलब एक लीडिंग फिगर माना जाता है, क्योंकि इनका यहाँ पर बड़ा ही व्यंग्यात्मक और उपदेशात्मक पोइट्री इन्होंने लिखी थी, जो इनको मतलब जो लोगों को ज़्यादा, इन्हीं की वजह से अगर हम बोलें तो ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर बन गए थे, मतलब लोग इन्हें जानने लग गए थे। और ये पीरियड था न्यू क्लासिकल एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। पायनियर का मतलब होता है अग्रगामी, ठीक है ना, जिसने सबसे पहले ढूंढा हो। किसको ढूंढा? रोमांटिक मूवमेंट इंग्लिश लिटरेचर में। तो वो नाम जो आता है वो आता है विलियम ब्लेक का, क्योंकि विलियम ब्लेक को रिगार्ड किया जाता है अग्रगामी, मतलब इन द सेंस कि भाई इन्होंने क्या किया है, रोमांटिक मूवमेंट को सबसे पहले लाया है, क्योंकि इनका जो विजनरी थी, जो काल्पनिक पोइट्री थी और जो रिजेक्शन था न्यू क्लासिकल आइडियाज़ को लेकर, उसके बेस पे, क्योंकि न्यू क्लासिकल के बाद ही मॉडर्न रोमांटिक एज आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स हैव अ लुक। विच रोमांटिक poet is known for his concept of the egotistical sublime। ये आप जानते ही हैं, egotistical का मतलब होता है तेजस्वी, and his innovative use of blank verse like the prelude। आप द प्रिल्यूड से ही पता लगा लेंगे कौन है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये आंसर आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आए थे पहले। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वॉज द रेंगिंग मोनार्क, मतलब उसको लीड कौन कर रहा था, उस मोनार्क को उस समय कौन लीड कर रहा था, जिस समय पे क्या हुआ था, ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के टाइम पे उस समय पे कौन सा राजा रेन कर रहा था, ठीक है। तो उस समय जो रेन का मतलब ये है कि मोनार्क राजगद्दी पे कौन बैठा था, विक्टोरियन एज पे क्वीन विक्टोरिया बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेजर हिस्टोरिकल इवेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ विक्टोरियन एज। तो जो मेजर हिस्टोरिकल इवेंट रहा है शुरुआत में विक्टोरियन एज का, तो वो रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा क्या किया गया था, आगे खोजा गया था। किस सेंस में? क्योंकि देखा गया था कि जो विक्टोरियन एरा था वो शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, जिसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आए समाज में, समाज के तौर पर, इकोनॉमिक आर्थिक के तौर पे, और अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के बेस पे भी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इस वजह से इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से भी मार्क किया जाता है विक्टोरिया एरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज़ ऑफन कंसिडर्ड, just a minute, yes, who is often considered the father of modernism in literature, known for the groundbreaking novel Ulysses। तो यूलिसस को ब्रेक करने के लिए, मतलब ये ग्राउंड, मतलब कौन किसको कंसिडर किया है फादर ऑफ मॉडर्निज्म, तो वो रहे हैं जेम्स जोइस। एक्चुअली ये जेम्स जोइस ने जो ये वर्क किया था, ये था इनका अपना खुद का एक नोवेल था, ठीक है। इसको एक की फिगर माना जाता है मॉडर्निज्म लिटरेचर में। अपने नोवेल यूलिसेस को रिप्रेजेंट किया इन्होंने एक पिनाकल, मतलब एक कहते हैं ना, एक सबसे बड़ा प्रमुख मॉडर्निस्ट एक्सपेरिमेंट किया। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यूलिसेस तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी लिखा है, तो वो पोयम है और ये नोवेल है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर नोवेल है तो नोवेल किसने लिखी है? जेम्स जोइस ने लिखी है। अगर पोयम होगी तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टेक्निक्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द मॉडर्निस्ट राइटिंग। तो मॉडर्निक जो राइटिंग है उसमें जो टेक्निक यूज़ की थी वो की थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सभी लोग जानते हैं कि कोई भी, हम जब कोई एक्ट देखते हैं तो हमें उस एक्ट में वो जितने भी कैरेक्टर हैं उसके मनोभाव और ये क्या आगे करने वाले हैं वो हमें पहले ही पता चल जाता है, उसको ही उनके मन की बात हम पहले समझ लें, उसी को कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको पहले पढ़ लूँगी क्योंकि इसके ऑप्शंस तब आपको दिखेंगे, लंबा क्वेश्चन है। एन एवेंट, ये एवेंट आएगा, जस्ट अ मिनट, एवेंट
एवेंट देख लेते हैं एक बार, ये है एवेंट है, ये AVANT अवेंट, ठीक है। अवेंट का मतलब होता है एडवांस, यहाँ पर एडवांस से मतलब है। एन एवेंट ग्रेड नोवेल फीचर अ लीनियर प्लॉट विद द क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, however the narrative is entirely told from the perspective of an unreliable narrator। अब ये एक आपको बात बता दी है कि एक एडवांस ग्रेड का नोवेल है जिसके फीचर ऐसे हैं कि वो बिल्कुल एक ही प्लॉट पे चल रहा है, जिसमें क्लियर कॉज है, इफ़ेक्ट है, रिलेशनशिप बताया गया है इवेंट्स के बीच में। तो आपको ये बताना है कि ये जो नरेटिव है ये पूरी तरीके से किस पर्सपेक्टिव मतलब किस धारणा पे अनरिलायबल नरेटर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा और देखिए। दिस अप्रोच इज़ मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विथ, ये जो अप्रोच है, ये जो पहुंच ला रहे हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है? एडवेंट ग्रेड लिटरेचर में। तो एडवेंट ग्रेड लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक्चुअली ये बताया गया है, अगर हम इसकी थोड़ा सा स्टडी करके बताएं तो एडवेंट ग्रेड लिटरेचर एक तरीके का अगर हम बोलें तो ये एक अनरिलायबल नरेटर है जिस पे विश्वास नहीं करते। वो चैलेंजेस हैं जो रीडर्स के परसेप्शन को रियलिटी और ट्रुथ में बताता है। अविश्वसनीय नरेटर चैलेंज देता है रीडर को कि वो सच्चाई को क्या करे, उस चीज़ सच्चाई को वो देख सके। ये एक कॉमन टेक्निक होती है जो डिकंस्ट्रक्ट की जाती है, मतलब जिसका विखंडन किया जाता है स्टोरी बताने के लिए। तो आप इतनी लंबी कथा ना पढ़ के मैं आपको इतना सा एक्सप्लेन कर दूंगी तो इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इसका जो आंसर बन के आएगा, तो आंसर आपका बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नरेटिव स्ट्रक्चर्स, जो पुराने नरेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उसका विखंडन करना, और एक्सप्लोर ऑफ सब्जेक्टिविटी, और सब्जेक्टिविटी को क्या करना, आगे बढ़ाना। यही इसका मतलब है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एडवेंट ऑफ ग्रेट पोयम। ये भी इससे, ये लिटरेरी टर्म्स वगैरह से ही, फॉर्म्स वगैरह में से ही आया है, तो इसको देखते हैं। एन एवेंट ग्रेड, एडवांस ग्रेड की पोयम इनकॉर्पोरेट्स फाउंड ऑब्जेक्ट्स एंड न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स थ्रू आउट द टेक्स्ट, ये देखने को मिलता है। अलॉन्ग विथ फ्रेगमेंटेड टूटे शब्द, वर्ड्स भी दिखाई देते हैं। दैट डोंट सीम टू फॉलो अ क्लियर राइम, मतलब ऐसा भी लगता है इसमें ना तो राइम है, ना स्कीम है, ना मीटर है। ये जो पोयम है मोस्ट लाइकली ड्रॉज अपॉन द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ कौन सा एडवांस ग्रेड लिटरेचर है ये, जिसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये है इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉन लिटरेरी एलिमेंट्स एंड ब्लरिंग ऑफ जेनरी, मतलब जेनरी को बिल्कुल धुंधला कर दिया है, और लिटरेरी टर्म्स तो एलिमेंट्स तो मानो इसमें है ही नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो बन के आ गया है दैट इज सी। और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस तरीके से भी हो जाता है कि ये एक कैटेगराइज कर देता है, मतलब अगर हम बोलें तो श्रेणी, अगर हिंदी में पुयर बोलूँ तो ये श्रेणीबद्ध करना, मतलब श्रेणी में लाना, कैटेगराइज करना, ठीक है। तो किसी चीज़ को ट्रेडिशनल पोइट्री को एक कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, और ये एक ऐसा है जो कि एक परंपरा, मतलब रूल है, उसके अनुसार ही ये लिटरेचर में चलता है। तो आप इतना अंदर ना जाके आपको इतना पता चलिए ये इनकॉर्पोरेशन है नॉन लिटरेरी एलिमेंट्स का विद ब्लरिंग जेनरी, मतलब इसमें धुंधली सी हमें क्या दिखाई देती है, जेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट व्हाट इज द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड वायोलास डिसीजन टू डिस्गाइज हरसेल्फ एज सिसोरियो। वो क्या रीज़न रहता है कि जो वियोलास का डिसीजन है कि वो भाई डिस्गाइज रूप में जाएगी और क्या बन जाएगी, अपने आप को एक सिसेरियो का कैरेक्टर धारण करके जाएगी। तो एक्चुअली वो जाती क्यों है, उसका ये है कि टू सर्व ऑर्सिनो एंड वुओलिया ऑन बिहाफ। एक्चुअली जो यहाँ पर वियोला है वो डिस्गाइज फॉर्म में जाती है जिससे कि क्या हो सके, वो सर्व कर सके ड्यूक ऑर्सिनो को। ये ड्यूक रहता है, ड्यूक ऑर्सिनो को वो मिल सके, सर्व कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ वो मैसेज भी कन्वे कर सके। किसका मैसेज,
ओलिविया का मैसेज, जो लव मैसेज वो भेजती है, तो वो यहाँ तक क्या कर सके, पहुँचा सके। लेकिन एक चीज़ और हो जाती है यहाँ पर, इनएडवर्टेंटली, अगर हम बात कहें अनजाने में, वो क्या बन जाती है, एंटेंगल्ड, वो फंस जाती है इस लव ट्रायंगल में। ठीक है, कहाँ वो ओलिविया का मैसेज ले जाती है और वो खुद ही फंस जाती है, एक लव ट्रायंगल जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद है 16th क्वेश्चन को देखते हैं। विच कैरेक्टर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विच कैरेक्टर, ठीक है, इन द 12th नाइट इज नोन फॉर हिज विटी वर्ड, मतलब अपनी चालाकी वाले शब्दों के लिए कौन जाना जाता है 12th नाइट में, और अपने ह्यूमरस, जो हास्य करने का जो हास्यास्पद एंटीक है उसके बारे में ऑफर सवरिंग, मतलब ऐसा करता है कि जिससे कि लोगों के अंदर एक कॉमिक रिलीफ मिल जाए। तो वो जो कैरेक्टर है यहाँ पर, वो कैरेक्टर है फेस्टी। फेस्टी, एक्चुअली फेस्टी क्या है, फेस्टी एक फूल, अगर आप जानते हो कि शेक्सपियर के जो भी क्लॉन फूल्स होते हैं वो हास्यास्पद होते हैं, उनका काम ही होता है, विटी होते हैं, थोड़े से वर्ड प्ले करते हैं, गाना गाते हैं, ह्यूमरस होते हैं, मजाकिया होती हैं, जिस तरीके से भाई प्ले में थोड़ा क्या आ जाए, थोड़ा सा किसका तड़का लग जाए, कॉमिक का तड़का लग जाए, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 17th क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। Which of the John Donne's poem is known for its exploration of metaphysical conceit, comparing two lovers' leg of a glass compass, legs of a compass? ऐसा कौन सा वर्क है जॉन डन का जो क्या करता है, मतलब ये बताता है जिसमें दो लव है, मतलब लव मेटाफिजिकल ही कंसीड दिया है इसमें कि दो चीज़ों का लव हो रहा है, मतलब लव बिटवीन स्पीकर और उसके पार्टनर का। ठीक उसी प्रकार से टू द लेग्स ऑफ कॉम्पस, जैसे कॉम्पस की सुई होती है उसी प्रकार से। तो ये वर्क लिया गया है वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं 18th क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज कॉमनली एक्सप्लोर्ड इन जॉन डन्स पोइट्री? जॉन डन की पोइट्री में हमें कौन सी थीम देखने को मिलती है? तो इनकी जो थीम दिखती है वो हमें ज़्यादातर सोशल इनजस्टिस और पॉलिटिकल रेबिलियन, ये देखने को ज़्यादा, सॉरी गलत है, इसको हम क्योंकि हम तो जॉन डन की बात कर रहे हैं ना, जॉन डन तो स्पिरिचुअल रहते हैं, तो जॉन डन की जो पोइट्री है वो ज़्यादातर क्या है, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। कहने का मतलब है धार्मिक चीज़ों पे ये ज़्यादा, इनका जो पोइट्री है वो ज़्यादा थीम देखने को मिलती है, जिसमें हम कहते हैं ना जटिलताओं पर विश्वास, इस तरीके का इनका जो डिवोशन है वो दिखाया गया है। तो इनके वर्क ज़्यादातर इसी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19th क्वेश्चन है, विच कलेक्शन ऑफ पोइट्री बाय वॉल्ट विटमैन इज कंसिडर्ड हिज मैग्नम ऑपस? ये आता भी है एग्जाम में बहुत बार, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी एंड वाइटलिटी ऑफ अमेरिका एंड इट्स पीपल। कहने का मतलब है कौन सा पोइट्री का कलेक्शन विटमैन का मैग्नम ओपस के नाम से जाना जाता है, जो सेलिब्रेट किया जाता है द डाइवर्सिटी के फॉर्म में। डाइवर्सिटी तो आप जानते हैं विभिन्नताएं, और वाइटलिटी इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिका और उसके पीपल की। तो ये वर्क आपको बिल्कुल याद आना चाहिए, लीफ ऑफ ग्रास, ये इनका बहुत ही मैग्नस ओपम कहा जाता है। ठीक है, किसका, वॉल्ट विटमैन का। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट पोइटिक फॉर्म ऑफ वॉल्ट विटमैन ऑफन एम्प्लॉयड इन हिज पोइट्री? ज़्यादातर वो अपनी पोइट्री में कौन सी पोइटिक फॉर्म डालते हैं जिसमें कि वो अनराइम्ड और लॉन्ग स्वीपिंग लाइंस डालते हैं? तो दैट इज़ योर, आपको याद होना चाहिए, वो उनका जो वर्क है वो जो डालते हैं दैट इज़ योर फ्री वर्स। फ्री वर्स में वो ज़्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। In Thomas Hardy's The Mayor of Casterbridge, what impulsive act does Michael Henchard commit at the beginning of the novel that sets the tragic event in the motion? कहते हैं कि मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में, थॉमस हार्डी की मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में ऐसा कौन सा
एक्ट आ जाता है, जो कदम उठा लेता है माइकल हेंचर्ड, जो शुरुआत में नोवेल के शुरुआत में ही उठा लेता है, जिसके बाद में उसका जो मोशन है वो हमेशा क्या रहता है, ट्रैजिक रहता है, दर्द रहता है। तो उसका एक ही मोटिव रहता है कि वो अपनी बीवी को बेच देता है और अपनी डॉटर को बेच देता है एक मेले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं और पढ़ाया भी है, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। जिन्होंने देखा नहीं तो वो देख सकते हैं जाकर इसको। What does symbolic object serve as a central motive? मोटिव का मतलब होता है कि जो मेन उसका जो उद्देश्य है, क्या सेंट्रल थीम बन के आती है ना, तो इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर बताया है कि क्या मोटिव होगा किस फील्ड में, इनके मूल भाव क्या होंगे। जो मेयर है कैस्टरब्रिज का, रिप्रेजेंटिंग माइकल हेंचर्ड्स राइज टू पावर एंड इवेंचुअल डाउनफॉल। क्या रीज़न रहा? दैट वाज अ पॉकेट वॉच। अब पॉकेट वॉच क्या चीज़ रही? क्योंकि इनको ऐसा लगा कि जो एक्चुअली जो ये मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है माइकल हेंचर्ड, इसको लगा कि जो सेलर है उसके पास उसके पॉकेट में बहुत ज़्यादा पैसा है, उस पैसों पे उसका ध्यान गया, उसी पैसों को देखकर इसने अपने बीवी बच्चे दोनों बेच दिए थे। उसी को कहा है पॉकेट वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ जॉन कीट्स पोएम्स इज नोन फॉर इट्स डिपिक्शन, ठीक है, ऑफ ऑटोमनल लैंडस्केप, मतलब बता रहा है ऑटम के सीज़न में जो लैंडस्केप होते हैं और उसका जो एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है उसका जो खोज है, ठीक है, ऑफ द थीम ऑफ ट्रांजेंस का मतलब होता है भंगुरता, जिसे हम कहते हैं ना फ्रेजाइलिटी, जो कोई भी चीज़ जो फ्रेजाइल हो, जो कमज़ोर हो, एंड मॉर्टालिटी, और जो मरती हो। तो वो चीज़ जो पोइट ने डिपिक्ट करी है पोयम में, और वो पोयम खुद अपने आप में क्या है, टू ऑटम इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, लेट्स हैव अ लुक। What poetic form did John Keats employ in many of the celebrated works? बहुत से celebrated works में जॉन कीट्स ने कौन से पोइटिक अंदाज को लिया है? By its elaborate structure and elevated language. तो आप जानते हैं कि जो जॉन कीट्स रहे हैं, तो जॉन कीट्स ने तो ज़्यादा वर्क अपनी ओड्स पे ही किया है, प्रार्थनाओं पे ही किया है ना। तो इसलिए अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्म स्ट्रक्चर बन के आता है, दैट इज़ जस्ट ऑन ओड, प्रार्थना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट जॉन कीट्स फेमस ओड? इसमें जॉन कीट का फेमस ओड कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, फेमस पूछ रहा है वो। तो ओड ऑफ जॉय, ये जॉन कीट का फेमस ओड नहीं रहा है। जो करेक्ट ओड अगर आपको बता दी, ये नहीं रहा है, इसको मैं क्रॉस मार रही हूँ, दिस इज़ द आंसर एक्चुअली। अगर जो फेमस रहे हैं वो कौन से रहे हैं? ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रिशन और ओड टू मेलनकली। बाकी तो आप सभी जानते हैं ये इनके फेमस वर्क रहे हैं, लेकिन ये वाला ओड नहीं रहा, ओड टू जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोमांटिक पोइट्स वॉज अ क्लोज फ्रेंड एंड मेंटोर ऑफ जॉन कीट्स? इसमें से कौन सा रोमांटिक पॉइंट बहुत ही नज़दीकी था और गुरु भी था जॉन कीट्स का, इन्फ्लुएंसिंग, जिसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया उनकी पोइटिक स्टाइल को और उनको प्रोवाइड किया गाइडेंस लिटरेरी करियर में? तो अगर बात की जाए तो जॉन कीट्स का पूरा जो गुरु थे वो कौन थे? सैमुअल टेलर कॉलरिज। दिस इज़ द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव ट्रूथ इन अ मॉडर्निस्ट थॉट सजेस्ट दैट। ये जो बात कर रहे हैं हम रिलेटिव ट्रूथ का मतलब होता है सापेक्ष सत्य। सापेक्ष मैं लिख देती हूँ हिंदी में, जिसको समझ में आ रहा है, सापेक्ष सत्य, सच्चाई, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं रिलेटिव ट्रूथ मॉडर्निस्ट थॉट में क्या बताता है, ये क्या, इसकी डेफिनेशन ये पूछ ली इसने। तो इसकी डेफिनेशन जो बन के आती है, दैट इज़ कि ये एक तरीके का क्या है, एक मॉडर्निज्म चैलेंज है, ठीक है।
ये एक क्या है, एक मॉडर्निज्म चैलेंज है जो फिक्स्ड है, जिसमें आइडिया हमेशा फिक्स रहते हैं और सच्चाइयाँ रहती हैं। और इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है लोगों, मतलब जो पॉइंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव, उनके सोचने के तरीके को, और इंसान के जो ह्यूमन का जो नॉलेज है उसको एक तरीके से लिमिटाइज कर दिया है। तो इसका ऑप्शन जो सही बन के आता है वो यही है, ट्रुथ इज सब्जेक्टिव एंड कैरी एंड वेरी ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। जिस प्रकार से इंडिविजुअल अपना एक्सपीरियंस करता रहता है उसी प्रकार से ये उसको उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर है, द हार्लम रेनेसेंस, a flowering of African American art and literature occurred within the border contest। ये किसकी कॉन्टेस्ट में है? तो ये आपका है मॉडर्निस्ट मूवमेंट एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी। क्योंकि जो हार्लेम रेनेसेंस है वो कोइंसाइड करता है मॉडर्निज्म से, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं। वो उनका काम है, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, खोज रहे हैं किसकी थीम को, आइडेंटिटी, पहचान, रेस आप जानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड कल्चरल हेरिटेज। इस मॉडर्निस्ट कॉन्टेक्स्ट के ही अंदर वो ये सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए द मॉडर्निस्ट मूवमेंट एक्सप्लोरिंग ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 को देख लेते हैं। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग लेट विक्टोरियन एरा? क्या कारण रहा होगा कि लेट विक्टोरियन एरा के टाइम पर डिक्लाइन हुआ था ब्रिटिश एम्पायर का? तो रीज़न ये था कि इनका जो बात करी जाए, अगर लेट विक्टोरियन एज की अगर देखें तो नेशनलिज्म कॉलोनाइज्ड कंट्री में बढ़ गया था। जैसे कि हम बात करें, जब कॉलोनाइजेशन बढ़ गया तो उससे आप ये लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा इनकी इकोनॉमिक कंडीशन तो क्या हो गई, ख़राब हो गई। तो कॉस्ट जो मेंटेनेंस की थी, मतलब एम्पायर को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते थे वो बहुत ज़्यादा लग रहे थे, और इस तरीके से इस ब्रिटिश का क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विक्टोरियन एरा इन द फील्ड ऑफ आर्ट? विक्टोरियन एरा में फील्ड ऑफ आर्ट में किस चीज़ का इम्पोर्टेंस रहा? तो दैट वॉज योर आंसर सी। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। द क्रिएशन ऑफ प्री रैफ्लेटिक मूवमेंट। एक्चुअली प्री रैफ्लेट मूवमेंट ये होता है कि कुछ राइटर्स थे जो पूरी तरीके से डेडिकेट करते थे कि भाई कैसे भी करके जो रेनेसेंस की जो शुरुआत है इसको क्या कर लिया जाए, बचा लिया जाए। तो वो ड्यूरिंग विक्टोरियन एज के टाइम पर ही ये सोचा गया था, और ये एक आर्टिस्टिक मूवमेंट रहा है जिसको फोकस किया था रियलिस्टिक डिटेल में और विविड, मतलब बहुत विविड मतलब बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट रंगों में, और स्पष्ट के साथ साथ नरेटिव स्टोरी के बात में बताते हुए भी ये कहा गया था। जो इसके की फिगर्स थे, अगर हम बात करें की फिगर्स की, तो इसमें डांटे थे, ग्रेवियल रोजेटी था, जॉन एवरेस्ट मिलाजासी था, विलियम होलमन हंट थे। तो इतने लोगों का इसमें ग्रुप रहा है। ठीक है, आपको आंसर याद करना है, बस आपको ये आंसर याद रखना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। द ओरिएंटलिस्ट मूवमेंट विद इन रोमांटिज्म किससे कैरेक्टराइज्ड है? तो जो ओरिएंटलिस्ट मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक तरीके का एक रोमांटिज्म, इसको हम क्या कहेंगे, एक रोमांटिसिज्म है। एक स्टेज दिखाई गई है ईस्टर्न कल्चर में, जो कि आर्टिस्ट है और जिसमें कि आर्टिस्ट और राइटर्स जुड़ते हैं, इन एलिमेंट्स को लेते हैं एशियन आर्ट्स के रूप में, लिटरेचर के रूप में, फिलॉसफी के रूप में और क्रिएशन के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से लिया गया है। तो अगर हम बात करें, इसका जो आंसर बन के आता है दैट इज़ योर फैसिनेशन विद ईस्टर्न कल्चर, हिस्ट्री और एस्थेटिक। उन्हीं से जुड़े हुए हैं। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य संबंधी, इसको लिख लीजिए अगर नहीं आता, सौंदर्य संबंधी चीज़ों से जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। The rise of nationalism in the Europe during the 19th century, जब ये
नेशनलिज्म यूरोप में बढ़ रहा था, ऊपर चढ़ रहा था, तो सेंचुरी में द पार्टी फ्यूल्ड बाय रोमांटिक एम्फोसिस, तो इसको किससे भर दिया गया था? रोमांटिक एम्फोसिस से। तो वो किस में, रोमांटिक एम्फोसिस किस में डाला गया था? तो आपका जो आंसर बन के आता है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए ये एक्चुअली था क्या। तो ये एक जो रोमांटिक फोकस था, ये कल्चरल हेरिटेज और नेशनल आइडेंटिटी को बचाना इसका काम था, और एम्फसाइज करना था यूनिक ट्रेडिशंस को। तो जो आपके आंसर बनेगा दैट विल बी नेशनल प्राइड हो, कल्चरल हेरिटेज हो और फोल्क स्पिरिट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। What was the relation between the Baroque period and the neoclassical period? ये दोनों में क्या रिलेशन था? तो अगर रिलेशन की बात करें तो ब्रैक्यू की पीरियड की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है, ये अपनी बहुत ही ग्रैंडवर अवस्था में था। इसकी तो भाई अपने आप में एक पहचान थी, शान थी, इमोशनल इंटेंसिटी थी, भावात्मक तीव्रता थी, और ऑर्नेट स्टाइल था, जो कि एक कॉन्ट्रास्टिंग प्रिकर्सर के फॉर्म में आता है न्योक्लासिकल मूवमेंट के। और इसका मेन मकसद था कि ये जो क्लासिकल आइडियाज़ हैं या क्लासिकल थीम्स हैं उनको ये क्या करके रखे, उनको रिवाइव कर ले। रिवाइव का मतलब है दोबारा से जीवित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। आंसर आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन व्हाट विल बी द आंसर। सो योर आंसर विल बी दैट इज योर ए, बारक्यू period inspired, this is the right answer, inspired the neoclassical movement. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। लेट्स हैव अ लुक व्हाट्स देयर इन इट। विच ऑफ दीज राइटर्स नोन फॉर देयर न्यू क्लासिकल सोनेट्स? तो न्यू क्लासिकल सोनेट्स के लिए कौन माना जाता है? तो आप जानते ही हैं दैट इज़ न्यू क्लासिकल जो सोनेट लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो दैट वाज योर अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप सही आंसर आएगा। जैसे इसमें था इलोसिलाटू, एबलर्ड, और भी बहुत से सोनेट्स हैं जो एग्जाम्पल हैं। अगर एक एग्जाम्पल मैं न्यू क्लासिकल का ही दे दूँ इसमें, तो उसका जो वर्क है वो है ELOISA, इलोसा, ठीक है, इलोसा टू एल, ये याद रख लीजिए, रख लेना भले, एबरलैंड, AB, ठीक है, ABLARD, ये वर्क था। सो राइट आंसर इज योर अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट वाज द मेन इन्फ्लुएंस ऑफ मेटाफिजिकल पोइट? का जो मेन प्रभाव था वो क्या था? तो इनका जो मेन मकसद की अगर हम बात करें तो वो था आपका इटालियन रेनेसेंस। क्या था? इटालियन का रेनेसेंस, मतलब वहाँ पर्टिकुलरली एम्फोसिज्म डाला था, जोर डाला था ह्यूमैनिज्म में, बुद्धिमत्ता में, और क्लासिकल लर्निंग को दोबारा से शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ दिस पोइट इज नोन फॉर हिज पोएम पैराडाइज लॉस्ट? ये आपको पता है जॉन मिल्टन जी हैं, जो अपने इस वर्क के लिए फेमस भी रहे हैं, ठीक है। और ये फोकस प्राइमरीली करता है रेबिलियन ऑफ सैटर्न। जो आपको ये बता भी दें कि इसमें है क्या, कि वो सैटर्न के विद्रोही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स मैकबेथ फेमसली डिक्लेयर्स आउट डैम्ड स्पॉट, आउट आई सी वाइल स्लीप वेकिंग? जब मैं जगा हुआ था तब मैंने ये बोला आउट डैम स्पॉट। तो ये कौन बोलता है? तो ये एक्चुअली ये लेडी मैकबेथ बोल रही है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो याद भी रखना है। यहाँ पर ये बात लेडी मैकबेथ बोलती है। एक्ट 5, ये भी याद रखिए, एक्ट 5 सीन 1, ठीक है। जब वो सो रही होती है, स्लीप वॉक्स, हॉन्टेड बाय गिल्ट ओवर हर, उसको बार बार उसको ऐसा लगता है मैंने अपराध कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं इन्वॉल्व हो गई डंकन की मृत्यु में, तो इसलिए उसको ये रिग्रेट होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइटल गिवन टू मैकबेथ बाय किंग डंकन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? जब शुरुआत होती है प्ले की तो डंकन इनको क्या उपाधि देते हैं मैकबेथ को?
तो उसका जो पोस्ट होती है वो होती है थान और थाने ऑफ ग्लैमिस, थाने ऑफ ग्लैमिस, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कवार्डी दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इन टी.एस. एलियट्स पोयम, अगर बात की जाए टी.एस. एलियट की जो पोयम है वेस्टलैंड, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। इस वेस्ट लाइन में जो अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ की बात करते हैं ऑथर, तो इस लाइन का क्या मतलब है। तो एक्चुअली ये लाइन का जो मतलब है दैट इज योर, इट सिंबलाइजेस द जॉयस रीबर्थ ऑफ नेचर आफ्टर विंटर, कि भाई विंटर के बाद जब विंटर में सब चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, फिर दोबारा से अप्रैल के महीने में क्या होने लग जाता है, पकने लग जाते हैं, फल आने लग जाते हैं, ग्रीनरी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये इसको सिंबलाइज कर रहे हैं इस तरीके से कि यहाँ ये जो अप्रैल का महीना है इसमें स्प्रिंग है, रिन्यूअल है, बैरननेस जो यहाँ बंजर पड़ गया था जाड़े में, उसकी वजह से अब यहाँ पर क्या आ गया, एक नई उमंग आ गई, नई 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 चीज़ें, नई जीव जंतु पैदा हो गए, पेड़ पौधों में जान आ गई है ना। और कहीं ना कहीं दिखाया जाता है कि यहाँ पर धार्मिक बात को भी बताया है मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक संसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। विच ऑफ द टी.एस. एलियट्स पोयम फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ J. Alfred Prufrock, who contemplates his existence and struggles with the feeling of alienation and education। अब आपको थोड़ा सा यहाँ वर्ड याद रखना, थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है, समझनी पड़ेंगी अगर आपको मीनिंग नहीं पता। तो कंटेम्पलेट का मतलब तो होता है किसी चीज़ की चिंतन करना, एलिनेशन का मतलब होता है अलगाव की भावना, और इन एडुकेसी का मतलब होता है अपर्याप्तता, राइट। तो वो यही बोल रहे हैं कि कौन सी पोयम में उन्होंने ये फीचर कैरेक्टर दिया है J. Alfred Prufrock को, तो वो दिया ही इस वाले में है द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock। क्या है, जिसमें कि जो प्रूफॉक है वो पकड़ी जाती है विथ जो उसका एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है, और जो सोसाइटल एलिनेशन है जो उस पर लगा है एलिनेशन, उसके बेस पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट आर्टिस्टिक टेक्निक इन्वॉल्व, ठीक है, कौन सी आर्टिस्टिक टेक्निक इन्वॉल्व हुई है, किस में इन्वॉल्व हुई है। अगर बात की जाए तो आपके एग्जैगरेटिंग, बढ़ा चढ़ा कर, डिस्टॉर्टिंग सर्टेन फीचर्स, किसी चीज़ों को उसके डिस्टॉर्ट कर दिया, उसको ख़राब कर दिया। ट्रेड्स ऑफ अ पर्सन और सब्जेक्ट, सिर्फ एक कॉमिक इफेक्ट के लिए इतनी सारी चीज़ों को, किसी इंसान को उल्टा बना दिया, ये कर दिया। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, आर्टिस्टिक टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम क्या है, इस टेक्निक का नाम है कैरिकेचर। याद रखिएगा, कैरिकेचर। इस वाले इसमें इंसान को बड़ा ही बढ़ा चढ़ा के, बड़ा ही गंदा बना के एक सब्जेक्ट के रूप में उसको क्रिएट करते हैं जिसमें हास्य हो और व्यंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज़ द प्राइमरीली पर्पस ऑफ कैरिकेचर इन आर्ट। क्यों कैरिकेचर को आर्ट में डाला जाता है, तो इसका एक ही उत्तर है, टू क्रिटिक और टू सटायर द सब्जेक्ट। कहने का मतलब है इससे आलोचना भी होती है, व्यंग भी होता है किसी सब्जेक्ट को जो कि एग्जैगरेट फीचर है कैरेक्टरिस्टिक का, और वो एक हास्यास्पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु इज़ द विलेनियस कैरेक्टर, विलन मतलब विलियन कैरेक्टर इन शेक्सपियर ओथेलो, हु मैनिपुलेटेड ओथेलो इनटू बिलीविंग हिज वाइफ, ये वाइड है, यहाँ पर वाइफ आएगा, वाइफ डेस्डिमोना हैज़ बीन अनफेथफुल। तो कौन सी ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा आदमी है जिसने विलन का कैरेक्टर निभाया और बार बार ओथेलो के कान को भर दिया उसकी बीवी की बेवफाई को बनाकर।
तो ही वॉज योर इयागो। इयागो को मैकियावेलियन कैरेक्टर भी कहा जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा, ये मैकियावेलियन फिलॉसफी के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। लेट्स हैव अ लुक। व्हाट इज द ओथेलोज ट्रैजिक फ्लॉ? ट्रैजिक मतलब दुख होने की जो गलती थी वो किस पे थी? दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल, जिसकी वजह से उसका पतन होता है। तो सिर्फ और सिर्फ जेलसी, उसको जेलसी हो जाती है कि उसकी वाइफ का कैशियो के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि उसको लिटरली इतना कानाफूसी करके उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है इस वजह से, और उसको लगता है वो मुझे डिसीट कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। और इसमें इयागो अल्टीमेटली उसका फिर पतन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द रॉबर्ट ब्राउनिंग्स वर्क्स इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? नरेटर जो ड्यूक ने नरेट किया है और रिवील किया है उसकी जेलसी को और उसकी पॉसेसिवनेस को, किसके प्रति? लेट वाइफ की पोर्ट्रेट को देखकर। तो इसमें जो ये इन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो वर्क है, इसमें उन्होंने ड्यूक को नरेट करते हुए कहा है। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्या कहा है? तो वर्क कौन सा था वो? तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो वर्क था माय लास्ट डचस। ठीक है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये एक लिटरेरी टर्म है, अकेला बोला जाने वाला ड्रामेटिक है, जिसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्यूक ऑफ फेरेरा को रिवील किया है, दर्शाया है, ओपन किया है अपने अनसेटलिंग एटीट्यूड में, मतलब बेचैन, जो बेचैन हो रहा है अपने वुमेन्स की तरफ और अपनी लेट वाइफ की तरफ। ठीक है, तो आंसर विल बी योर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज ऑफन कंसिडर्ड एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट? कौन से लिटरेरी मूवमेंट से ये थे? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो वो विक्टोरियनिज्म के एज के थे, जिसमें कि इनकी मतलब इनका जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन रहा है कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल थीम्स के लेकर, और इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग इसी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट लिटरेरी टर्म, ठीक है, या टर्म कह लो या डिवाइस कर लो, फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड इन एमिली डिक्सन्स पोइट्री में हमें कौन सा टर्म दिखाई देता है जो कि कैरेक्टराइज बाय द स्लैंट राइम, मतलब स्लैंट तो आप जानते हो टेढ़ी राइमिंग करना, और अनकन्वेंशनल पंक्चुएशन। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है जो वो बता ना सके, ठीक है, जो चीज़ दर्शाई ना जा सके, बताई ना जा सके, उसको इन्होंने क्या कह दिया? अनकन्वेंशनल पंक्चुएशंस। तो इसमें इसका जो मतलब निकल के आता है, तो ये आपको बताना है कि भाई क्या, जैसे हम कन्वेंशनल तो आप जानते हैं परंपरागत कहते हैं ना, तो अब परंपरा मतलब जो परंपरा से आगे है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना भी लिटरेरी डिवाइस एमिली डिक्सन ने लिखा है वो किस में लिखा है? शी हैज़ रिटन इट इन फ्री वर्स। तो आपका जो आंसर बन के आता है दैट इज़ योर फ्री वर्स। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम एमिली डिक्सन इज़ नॉट रिटन बाय? इसमें कौन सी पोएम एमिली डिक्सन ने नहीं लिखी है? तो होप इन द थिंग्स विद फेदर लिखी है, आई हर्ड बजी, हाउ डू आई लव दी, हाउ डू आई लव दी, ये वर्क इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये जो अगर देखा जाए तो इनमें से बाकी सारे जो हैं वो एलिज़ाबेथ, अच्छा अगर मैं ये बता दूं कि ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा है। कौन सा वाला? हाउ डू आई लव दी। अब आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखा है, ना कि एमिली डिक्सन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स ऑफ या बाय महाश्वेता देवी पोर्ट्रेट्स द स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन? कि कौन सा नोवेल जो महाश्वेता देवी द्वारा पोर्ट्रेट किया गया है जिसमें उन्होंने स्ट्रगल, परेशानी बताई है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ के रहने वाले लोगों की, उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनको किस तरीके से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है
और किस तरीके से उनको ऑपरेशन मतलब दबाया जा रहा है। तो ये जो वर्क है दैट इज़ हर अरनायर अधिकार आयनर अधिकार। ये एक्चुअली जो नोटेबल नोवेल है ये इनका, जो लाइट डालता है किस पे, स्ट्रगल ऑफ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी किस प्रकार से उनको लड़ना पड़ा अपने अधिकारों के लिए अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दैट वाज राइट टू द फॉरेस्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका 50 क्वेश्चन, एंड दैट इज महाश्वेता देवी लिटरेरी वर्क ऑफन एड्रेस सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। बहुत ज़्यादा ये कभी कभी सामाजिक और पॉलिटिकल राजनीतिक इश्यूज़ को भी प्रेवलेंट करता है। ठीक है, कि कौन सी कंट्री में ये ज़्यादा प्रचलित है, तो देखा जाए तो ये महाश्वेता देवी जो हैं ये इंडियन राइटर हैं और समाज सेविका हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्राइमरीली इनका जो फोकस रहता है वो अपने समाज में और राजनीतिक मुद्दों को जो हमारी इंडिया में प्रचलन में चल रहा है, पर्टिकुलरली दोज जो अफेक्ट हो रहे हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं, बीपीएल से, जैसे कि आपकी ट्राइब हो गई और लोअर कास्ट हो गई, इनके ऊपर ये इन्होंने वर्क किया रहता है। तो दैट जो चीज़ें हैं दैट इज़ इन इंडिया में ही हमारा ये वर्गीकरण है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट सीरीज़ के और भी इम्पोर्टेंट निकल के आए हैं। तो इसी प्रकार से आपके द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस विल बी चेंजिंग इन एवरी वीडियो। तो आप प्रत्येक वीडियो को बड़े ढंग से समझ के करिए और जितना हो सके प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। अच्छा, एक मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आप में से कितने बच्चे इच्छुक हैं प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ लेने के लिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मैराथन सीरीज़ की पीडीएफ और या फिर प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहते हो तो ज़रूर मुझे मेंशन कर दीजिए कल तक, टुमारो, कमेंट सेक्शन में या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट रहेगी, मैं आपको कॉस्ट भी बता दूं तो आप उस अनुसार देख लीजिएगा। 1500 कॉस्ट रहेगी, 1500 रुपये। ठीक है, अगर आप 1500 रुपये देंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा विद आंसर की, प्रत्येक दिन मिलेगा। पर पेमेंट जो है वो पहले देनी पड़ेगी क्योंकि उसी के बेस पे मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के रेडी रखूँगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों प्रैक्टिस सेट के लिए तो वो लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में डेट श्योर करके मेरे से मैसेज अप करें एंड मेक इट श्योर कि आप मुझे बेटर होगा कि कमेंट ना करके आप मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज करके या फ़ोन करके जो भी है आपका फाइनल डिसीजन बताइएगा। उसी बेस पे आपको उसी दिन से आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। मैं सभी को बोल रही हूँ 1500 रुपये है पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ की। इफ़ यू वांट देन प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हर किसी को नहीं कह रही हूँ मैं, जिसका मन है लेने का, अपनी प्रैक्टिस को और बेहतरीन करने का। बाकी तो मैं आपको ये मैराथन सीरीज़ डाल ही रही हूँ, यहाँ से भी प्रैक्टिस हो रही है। अब हर टाइप के बच्चे हैं, किसी को प्रैक्टिस जिसकी ज़्यादा वो या जिसने ज़्यादा कर लिया है वो प्रैक्टिस करेगा। देयर इज़ अ डिफरेंस इन एवरीबडीज़ द वे ऑफ लर्निंग। तो उस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, हर किसी का अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो ज़्यादा वक्त ना लूँ आपका, तो आप ये चीज़ को ज़रा माइंड कीजिएगा, सोचिएगा और मुझे कल तक आप बता दीजिए। और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक आपकी तैयारी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विथ न्यू अदर क्वेश्चंस। टिल देन बाय।